ओके, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 28 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक आइए पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं 28 जुलाई के सेशन में। इंडिया का 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है? यहां पर बात की जा रही है इंडिया के 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो यह बना है सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल, एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए, रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इसका 48th जो सेशन था ना, 48th जो बैठक थी, उसका आयोजन किया गया था बुसान में। कहां पर किया गया? बुसान। अगर बुसान की बात करें तो यह देखने को मिलेगा हमको साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में बुसान में ये 48th सत्र का आयोजन किया गया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। और यहां पर भारत की 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थलों को। ये कहां पर देखने को मिलेंगे? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, इंडिया के अगर हम सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो हमको चलना पड़ेगा 1983 में। कहां पर? 1983 में 3 इंडिया के प्लेसेस थे, 3 स्थल थे जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया एक साथ। तो इसमें एक तो हमको देखने को मिलता है ताजमहल। ओके, कहां पर है ये? ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके अलावा सेकंड देखने को मिलता है हमको आगरा फोर्ट। अगर हम आगरा फोर्ट की बात करें तो यह भी कहां देखने को मिलेगा? यूपी में। और तीसरा है अजंता एलोरा केव्स। यह हमको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता एलोरा केव्स, ये 3 प्लेस 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहली बार शामिल किए गए थे। तब से क्रम चलता आ रहा है। अब इंडिया की 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थलों को। देखिए, अगर हम यहां पर गौतम बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रवचन दिया था 5 लोगों को। ओके, तो इसीलिए यह एक प्राचीन बौद्ध स्थल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है, उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में, नेपाल में देखने को मिलता है। उसके बाद बोध गया, बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटन होते हैं, ठीक है। तो इनलाइटन, ये अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि कहां पर हुए थे तो याद रखिएगा बोध गया, है ना, बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर सारनाथ आते हैं। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को, 5 लोगों को ये पहली बार प्रवचन देते हैं। और फिर एक और प्लेस हमको देखने को मिलता है कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण देखने को मिलता है, मतलब गौतम बुद्ध की यहां पर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से 4 प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बौद्ध धर्म में, तो इन सभी को याद रखिएगा। वैसे सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। अच्छा, इसके पहले 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, कौन सी थी? तो 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी मराठाओं के जो किले हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये भारत की 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें 11 फोर्ट जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में, और 1 फोर्ट हमको देखने को मिलता है कहां पर? तो यह देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य में। इन सभी को याद रखिएगा। ओके, तमिलनाडु राज्य में यह पूछा जाता है कि एकमात्र फोर्ट मराठाओं का, जो कि मराठाओं के किले जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, उनमें से तमिलनाडु में कौन सा फोर्ट है? तो ये एक इंपॉर्टेंट है। पूरे 11 महाराष्ट्र के तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर तमिलनाडु का फोर्ट पूछा जाता है तो याद रखिएगा जिंजी फोर्ट। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। जिंजी फोर्ट हमको देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। मराठाओं के जो किले हैं उनको जब लास्ट ईयर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था,
44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, तो 11 फोर्ट हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, एक फोर्ट हमको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है जिसका नाम है जिंजी फोर्ट। तो ये 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, इसके पहले 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो असम में चराईदेव मोईदाम 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। तो यहां पर 3 शुरुआत की और 3 बात की मैंने आपको बता दी है, कंफ्यूज मत होना। यहां पर 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जा रही है, तो यह है एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। ओके, यहीं पर हमको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है सारनाथ में। अगर लोकेशन देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नॉर्थ ईस्ट में हमको देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में वाराणसी से देखने को मिल जाता है सारनाथ। तो अशोक स्तंभ जहां से हमने नेशनल सिंबल लिया है वो भी सारनाथ में ही स्थित है। 4 शेरों वाला जो हमारा नेशनल सिंबल है वो भी हमारा सारनाथ से ही आया है। इजी, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। साउथ कोरिया के बुसान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 48वां सत्र आयोजित किया गया था और यहीं पर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। काफी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड में भी यहां पर अनाउंस की गई है, लेकिन हमारे लिए इंडिया की इंपॉर्टेंट है तो हमने इसकी बात की है ना। तो 45th अब हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। सारनाथ में चौखंडी स्तूप हमको देखने को मिल जाएगा, धमेख स्तूप देखने को मिल जाएगा, धर्म राजी का स्तूप देखने को मिल जाएगा, मूलगंध कुटी विहार देखने को मिल जाएगा और अशोक स्तंभ। ओके, जहां पर मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो नेशनल सिंबल है वो हमको यहीं से आता हुआ दिखाई देता है, अशोक स्तंभ से। तो ये सारे के सारे कहां पर है? सारनाथ में। 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 12 मराठा फोर्ट, 11 महाराष्ट्र में, जैसे फॉर एग्जांपल राजगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, सिंधुगढ़, राजगढ़, है ना। ये 11 फोर्ट हमको देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में और एक जिंजी फोर्ट देखने को मिलता है हमको कहां पर? तमिलनाडु। ये सब बता चुका हूं मैं आपको। तो 44th यूनेस्को साइट लास्ट ईयर 2025 में अनाउंस हुई थी। उसके पहले इंडिया की अगर हम 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, चराईदेव मोईदाम, ये कहां पर है? तो ये भारत के असम राज्य में देखने को मिलता है। कहां पर? भारत के असम राज्य में। ठीक है, सारनाथ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बना है। तो एक एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे ऋषिपत्तन के नाम से पुकारा जाता है सारनाथ को, ईशीपत्तन या शिपत्तन के नाम से भी पुकारा जाता है, एक मृग देवा के नाम से पुकारा जाता है, मृगों का उद्यान। तो ये सब सारनाथ के ही पुराने नाम है जो कि एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिल जाते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इससे नॉर्थ ईस्ट में हमको देखने को मिलेगा सारनाथ, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला जो उपदेश था वो यहीं पर दिया था सारनाथ में, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पुकारा जाता है। समय समय पर अलग अलग चीजें इसमें जुड़ी है, तो इसका इतिहास काफी लंबा है। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिए थे, लुम्बिनी नेपाल जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया बिहार जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर सारनाथ उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्रवचन दिया, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश महापरिनिर्वाण, मतलब यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से पुकारा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में 44 है। अगर कैटेगरी वाइज देखते हैं तो 37 हमारे पास कल्चरल साइट देखने को मिलती है। कितनी? 37। 7 हमको नेचुरल साइट देखने को मिलती है यूनेस्को की, और एक मिक्स्ड साइट इंडिया में देखने को मिलती है। ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है एक मिक्स्ड साइट कौन सी है, तो ये है कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये हमको देखने को मिलेगा भारत के सिक्किम राज्य में। यह हमारी एकमात्र मिक्स्ड साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, तो 7 कल्चरल हो गई, 37 कल्चरल हो गई, 7 नेचुरल हो गई, 1 हो गई मिक्स्ड। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को अनाउंस करता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को काम करता है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमको देखने को मिलता है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। ठीक है,
विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की यहां पर बात की जा रही है, हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस ये जो है ना, ये लीवर से संबंधित डिसीज है। ओके, लीवर से संबंधित एक डिसीज है हेपेटाइटिस। लीवर की सूजन, इससे संबंधित डिसीज है। एक्चुअल में एक व्यक्ति थे जिन्होंने अभी हम बात करेंगे उनकी, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की खोज की थी और इसकी वैक्सीन की भी खोज की थी। उन्हीं के सम्मान में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। ओके, ठीक है। अदर डे की बात करें जो कि जुलाई में हमको देखने को मिले बार बार, या फिर जुलाई में नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक देखिए जुलाई में जो डे आते हैं ना, वो हमको एग्जाम में बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तो हमको 5 जुलाई को एक डे आता है जो हमने शायद डिस्कस भी किया हो। ये डे हमको देखने को मिलता है इंटरनेशनल यूथ स्किल डे। ओके, इंटरनेशनल यूथ स्किल डे, एक तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम 11 जुलाई को आते हैं तो ये हमने पढ़ा, स्पेशली हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एक ये हो गया। इसके अलावा अगर हम आगे आते हैं तो 18 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेल्सन मंडेला डे, है ना, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इंटरनेशनल डे ये भी कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। एक 20 जुलाई की मैंने आपको डेट बताई थी, अगर आपको याद हो तो, इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस डे, ओके, नेशनल चेस डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। आगे चलते तो 22 जुलाई हमारे इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेशनल फ्लैग डे, है ना, राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और आगे आते हैं तो 26 जुलाई हमको याद रखना चाहिए। 26 जुलाई को मनाया जाता है क्या? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। हमने इसकी शायद कल बात की होगी, कारगिल विजय दिवस। ओके, विजय दिवस, तो एक हमारे पास ये हो गया। तो कारगिल विजय दिवस और फ्लैग डे 22 जुलाई, ये इंडिया में है, इन दोनों को याद रखना। और बाकी ये अदर डे हैं। इनमें 11 जुलाई वाला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब हमारा है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये मनाया जाता है कब? 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस फैलाना। ओके, एक अमेरिकन बहुत ही फेमस डॉक्टर रहे हैं, फिजिशियन हम इनको बोल रहे हैं, डॉक्टर बॉर्च ब्लूमबर्ग, इन्होंने, इनकी एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, क्योंकि इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके लिए पर्टिकुलर वैक्सीन को भी खोजा था, जिसके लिए इनको 1976 में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है चिकित्सा के क्षेत्र का। थीम की बात करें वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, ये थीम रखी गई है 2026 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की। लिवर से संबंधित बीमारी है, काफी सारे टाइप होते हैं हेपेटाइटिस के, ए बी सी डी और ई, है ना, तो ये टाइप है हेपेटाइटिस के। लिवर से संबंधित डिसीज है, ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में किसके एआई होलो बॉक्स का इनॉग्रेशन किया गया है? तो प्रधानमंत्री म्यूजियम या संग्रहालय नई दिल्ली में, इसमें भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, इनके एक एआई होलो बॉक्स का इनॉग्रेशन किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता होना चाहिए इंडिया के 10th प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, 10th प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहली बार 1996 में ये भारत के पीएम बने थे और तब 13 दिन तक इन्होंने अपना टेन्योर होल्ड किया था। उसके बाद 1997 से 1998 तक, 1998 से 1999 तक ये लगभग 13 महीने भारत के पीएम के रूप में इन्होंने काम किया और उसके बाद फिर 5 साल का इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था 2004 तक। ये 5 साल का इनका टेन्योर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से 3 बार भारत के पीएम बने। भारत के 10वें पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म अगर हम देखें तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। ग्वालियर कहां पर आता है? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में
25 दिसंबर 1924 को ये जन्मे थे, 25 ऑफ दिसंबर। आपको पता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है वो एक डे के रूप में भी मनाया जाता है। कौन सा डे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नेंस डे। ओके, तो ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। भारत में समाज सेवा के क्षेत्र में और पीएम के रूप में जो कार्य हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में दिया जा चुका है पद्म विभूषण, और आगे चलकर 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एआई होलो बॉक्स का इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। कहां पर है प्रधानमंत्री संग्रहालय? तो ये नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि एआई होलो बॉक्स क्या है। तो आप यहां पर एक इमेज देखेंगे इस तरीके की। एआई होलो बॉक्स में क्या होता है? डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है, किसी का भी एक 3D है ना, 3D इमेज होती है, डिजिटल अवतार आप इसको बोल सकते हैं। कोई भी जो विजिटर है ना, जब एआई की मदद से इसको बनाया गया है, कोई भी विजिटर जब सवाल पूछेगा तो सामने से प्रॉपर जवाब आएंगे। तो उनसे जुड़ी हुई जो भी जानकारी कोई भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वो इस होलो बॉक्स से पूछ सकता है और सामने से भी उसके आंसर आएंगे, क्योंकि ये एआई से बना हुआ है, 3D मॉडल है ना, 3D मॉडल है किसका? भारत के पूर्व पीएम का। तो अटल बिहारी वाजपेयी का एआई होलो बॉक्स उनके लाइफ, उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब देगा। इनॉग्रेशन अभी जो 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 ऑफ जुलाई को। कारगिल विजय कब हुई थी हमारी? हमने पढ़ा था 26 जुलाई 1999। तो इसी के उपलक्ष्य में अभी जो 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया, उसी डे पर यह एआई होलो बॉक्स का इनॉग्रेशन किया गया है। इसी दौरान म्यूजियम में 1999 का जो कारगिल वॉर था उससे जुड़े हुए जो वीडियो से, फोटोग्राफ से, जो पर्सनल लेटर से, उनकी भी प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी लाइफ, उनकी जो लीडरशिप रही है, जो भी उनका योगदान रहा है, उनके डिजिटल और इंटरैक्टिव एक बोल सकते हैं कि चीजों को संग्रहित करके यहां पर रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन आपको शुरुआत में ही बता दी है, ठीक है। टेन्योर का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 में। 1992 में इनको दिया जा चुका है पद्म विभूषण और भारत रत्न दिया गया था 2015 में, ठीक है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया है। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आप ज्योग्राफी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सिविल सर्विसेज के लिए भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे। तो दोनों लिंक अलग अलग डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दी है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप दोनों को ही लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप सभी को एक वीडियो दिया था अभी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। मैंने आपको 1000 करंट अफेयर दिए थे वन लाइनर फॉर्म में। जिसने वो सेशन नहीं देखा वो भी जाके एक बार देख लेना। वहां पर काफी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कमेंट में कि सर जो 99 रुपीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज है, क्या उसमें वो एड ऑन है या नहीं। तो जो 99 रुपीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज है, अगर आपने करंट अफेयर का लिया है तो उसमें आपको करंट अफेयर के 1000 वन लाइनर की जो ग्रुप डी के लिए उसकी पीडीएफ अटैच कर दी गई है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में विमेन सिंगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026, अगर इसकी बात करते हैं तो इस चैंपियनशिप में विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह दिल्ली से आती है, ओके। भारत की बहुत ही फेमस स्क्वैश खिलाड़ी हैं, काफी बार सुर्खियों में रही है, काफी बार हमने इनको डिस्कस किया है। एक और उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि यह है कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में विमेन सिंगल कैटेगरी में यह खिताब जीतने वाली पहली इंडियन बनी है। इसके पहले हालांकि ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए लेकर आई है, लेकिन खिताब गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन बनी है। अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में विमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। किसका? विमेन सिंगल का टाइटल जीता है। इन्होंने इजिप्ट की
एक रुकाया सलीम नाम की जो खिलाड़ी है उनको 3-0 से हराया है और ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। इसी के साथ ही वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भी कैटेगरी में इंडिया के लिए खिताब जीतने वाली ये पहली इंडियन प्लेयर बनी है, स्क्वैश खिलाड़ी है। ठीक है, तो इससे पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का जो बेस्ट प्रदर्शन था आज तक का वो जोशना चिनप्पा का था। 2005 में ये रनर अप रही थी, जीती नहीं थी, रनर अप रही थी। अनाहत 2010 के बाद, अनाहत सिंह 2010 के बाद विमेंस टाइटल जीतने वाली पहली नॉन इजिप्टियन खिलाड़ी बनी है। मतलब 2010 के बाद से जब से ये आयोजित हो रहा है ना, हर साल ही आयोजित होता है, हर बार कोई ना कोई जो इजिप्ट मिस्र की खिलाड़ी है ना वो ही इसका खिताब जीतती है। लेकिन 2010 के बाद अनाहत सिंह पहली ऐसी नॉन इजिप्टियन है जिन्होंने विमेंस टाइटल अपने नाम किया है। 18 साल की है मात्र, इंडियन स्क्वैश खिलाड़ी, सबसे कम उम्र में भारतीय नेशनल चैंपियन बनी थी 2023 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट है, मात्र 14 साल की थी 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को स्क्वैश में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ओके, और सीनियर पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 20 की रैंकिंग होल्ड करती है ये वर्ल्ड में। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में जो हुआ था ना इजिप्ट के काहिरा में, उस वक्त इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन रनर अप के तौर पर सिल्वर मेडल जोशना चिनप्पा इनके पहले ला चुकी है, तो सबसे बेस्ट अभी तक ये था। लेकिन अब गोल्ड लेकर आई है अनाहत सिंह और इन्होंने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 आयोजन कनाडा के ओंटारियो में किया जा रहा था इसका। ओके, तो कनाडा के ओंटारियो में जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने यह खिताब जीता है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप स्क्वैश की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है। वर्ल्ड स्क्वैश नाम की संस्था इसका आयोजन करवाती है। पहले ये सिंगल होता था, मेंस का 1980 से शुरू हुआ, फिर विमेंस का 1981 में शुरू हुआ, है ना। लेकिन 2009 से ये हर साल आयोजित किया जाने लगा। पहले गैप में आयोजित किया जाता था, 2009 में दोनों कंपटीशन हर साल आयोजित किए जाते हैं। मेंस विमेंस इंडिविजुअल और जूनियर कंपटीशन इसमें आयोजित होते हैं। फील्ड मेडल 2026 से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला गणितज्ञ कौन बनी है? तो वैसे तो ये विदेशी है, अवार्ड भी बाहर के देश का है। आज तक कोई भी इंडियन फील्ड मेडल नहीं जीता है। ये जो मेडल है ना मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है किसी गणितज्ञ को, आज तक कोई इंडियन इससे नहीं जीता है। हालांकि भारतीय ओरिजिन के कुछ लोग जीते हैं जो कि किसी अन्य देश के सिटीजन हो चुके थे तब तक, लेकिन फील्ड मेडल 2026 कोई इंडियन नहीं जीता। अब इसको जीतने वाली तीसरी महिला गणितज्ञ जो है ये बनी है होंग वांग, आंसर सी। वैसे देखिए काफी सारे लोगों को संयुक्त रूप से ये अभी दिया गया। पहले समझ लेते हैं कि मेडल क्या है। फील्ड मेडल मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स के विकास के लिए, है ना, उन पर रिसर्च के लिए काम करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का। ये ऐसे किसी भी 40 वर्ष से कम आयु के जो मैथमेटिशियन है जिन्होंने मैथमेटिक्स में कोई योगदान दिया हो, है ना, कोई रिसर्च की हो या फिर कोई चीज सॉल्व कर दी हो, तो ऐसे किसी मैथमेटिशियन को फील्ड मेडल अवार्ड देती है। 1936 से यह अवार्ड दिया जा रहा है, 1936 से यह अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक केवल 2 महिलाओं को मिला था और अब तीसरी महिला एड ऑन हुई है। 4 साल में एक बार दिया जाता है तो ये और ज्यादा प्रीसियस हो जाता है। फील्ड मेडल 2026 4 गणितज्ञों को इस बार दिया गया, यू डेंग, जॉन पार्डन, जैकब टिमरमैन और होंग वांग। इनमें एकमात्र महिला है होंग वांग। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यह दिया जाता है। अब देखो पहले 2 महिला जीत चुकी है, तीसरी है होंग वांग। कहां से आती है? तो होंग वांग की बात करें, ये चाइनीज महिला है, महिला गणितज्ञ जो कि तीसरी महिला बनी जिनको ये अवार्ड दिया गया है, फील्ड मेडल दिया गया है। बाकी यू डेंग ये भी चाइनीज है, जॉन पार्डन अमेरिकन है, होंग वांग चाइनीज और जैकब सिमरमैन ये कनाडा के मैथमेटिशियन है। तो इन 4 मैथमेटिशियन को दिया गया। जो महिला है वहीं से क्वेश्चन हमको आ सकता है, तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। नाम क्या है इनका? इनका नाम है होंग वांग, चाइना की गणितज्ञ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? धर्मेंद्र प्रधान, आप सभी को पता है ना, नीट प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन मिनिस्ट्री या अपने मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और इनके बाद अब जो एजुकेशन मिनिस्टर का अतिरिक्त प्रभार है ये संभाला है प्रहलाद जोशी ने।
किसने? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी पहले भी काफी सारे मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये, और एक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ये दोनों ही प्रहलाद जोशी के पास है। तो प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पद पर है। और अब एडिशनल चार्ज होल्ड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 75 है ना, उसको हमको यहां पर पता होना चाहिए। आर्टिकल 75 मिनिस्टर्स के बारे में उपबंध करता है। किसके बारे में? मिनिस्टर्स के बारे में। जो भी मंत्री हैं उनसे संबंधित उपबंध आर्टिकल 75 में देखने को मिलते हैं। और यह आर्टिकल पर्टिकुलर कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्त प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल 75 के सब क्लॉजेस में हमको देखने को मिल जाता है। अभी हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, पर हमको आर्टिकल 75 पता होना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को स्वीकार किया गया राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर एजुकेशन मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है धर्मेंद्र प्रधान को। याद रहेगा? ठीक है। प्रहलाद जोशी ये कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 बार रह चुके हैं, और आर्टिकल 75 में आपको बता चुका हूं। भारतीय सेना के लिए विकसित स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? भारतीय सेना के लिए विकसित स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का नाम है भार्गवास्त्र या भार्गव अस्त्र। भार्गवास्त्र बोलें तो ज्यादा अच्छा है। अब किसने डेवलप किया है, यह भी चीज आती है। तो इंडियन आर्मी के लिए ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसे डेवलप किया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड नाम की कंपनी ने। भारत सरकार की कंपनी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए भागवास्त्र नाम का एक स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। देखिए, सिस्टम गाड़ी पर लगाकर चलाया जा सकता है, मतलब जो भी गाड़ी है, टैंक है या फिर कोई ऐसी सेना की कोई गाड़ी है, उस पर लगाकर इसको यूज में लिया जा सकता है। दुश्मन के जो ड्रोन है, जो ड्रोन स्वार्म है, मतलब एक साथ मल्टीपल ड्रोन्स भी आ जाते हैं, तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उनको डिटेक्ट कर लेगा। बड़े जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल है उनको 10 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है, और छोटे ड्रोन को 6 किलोमीटर तक ये पहचान सकता है। तो ये इसकी खासियत है, ड्रोन को डिटेक्ट करना, उनको न्यूट्रलाइज करना पर्टिकुलर भागवास्त्र का मुख्य कार्य है। देखिए, भारत के पीएम के द्वारा 2025 में जो इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन एक एंटी डिफेंस सिस्टम को अनाउंस किया गया था। सुदर्शन चक्र एंटी डिफेंस सिस्टम हम बनाएंगे, और उसी के तहत उसी को सपोर्ट करने के लिए भागवास्त्र बनाया गया है, ताकि अगर कोई भी ड्रोन, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है, अगर वो इंडिया की टेरिटरी में आते हैं तो उनको डिटेक्ट किया जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो भागवास्त्र में ड्रोन को नष्ट करने के लिए 2 स्तर का डिफेंस है। फर्स्ट लेयर में छोटे अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स के पास आने वाले ड्रोन्स को नष्ट किया जा सकता है। इसका असर लगभग 20 मीटर के क्षेत्र में होता है। फिर सेकेंड लेयर में क्या होता है, गाइडेड माइक्रो मिसाइल से ड्रोन को 2.5 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट करके उनको निशाना बनाकर उनको नष्ट किया जा सकता है। तो ड्रोन्स का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेंसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स, इनका यूज किया जा रहा है भागवास्त्र में। तो इंडियन आर्मी में हाल ही में इनको शामिल किया गया। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, क्योंकि इसने बनाया है तो इसकी बात करनी पड़ेगी। ये जो संस्था है डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, भारत की हथियार, गोला बारूद, ड्रोन और इनका निर्माण करती है। 1995 में इसका गठन किया गया था, और महाराष्ट्र के नागपुर में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए बनी हाई पावर्ड टास्क फोर्स का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना। नेट एग्जाम, जो नेट का प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधारा जाएगा, और इसके लिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई जा रही है, जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं नंदन नीलकर्णी। नंदन नीलकर्णी, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। आधार कार्ड को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है ना, उड़ई, उसके फाउंडिंग चेयरमैन रह चुके हैं। उड़ई के फाउंडिंग चेयरमैन, इसके अलावा इन्फोसिस के को फाउंडर है नंदन नीलकर्णी। तो केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
भारत में ये नेट और एसी एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूजीसी नेट नेट इनकी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो अभी जो हमने देखा है नेट में जो प्रॉब्लम हुआ, पेपर लीक हुए, वो सब कहीं ना कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि जो एग्जाम है उसको करवाने की जिम्मेदारी इसकी है। तो इसकी परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके, इसीलिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन्फोसिस के को फाउंडर, उड़ई के फाउंडिंग चेयरमैन नंदन नीलकर्णी इसकी अध्यक्षता करने वाले 6 मेंबर की यह कमेटी, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो टास्क फोर्स जो है एग्जामिनेशन सिस्टम में और ज्यादा इसको ट्रस्टफुल बनाएगी, ट्रांसपेरेंट बनाएगी, टेक्नोलॉजी का और ज्यादा बेहतर यूज कैसे किया जा सकता है ताकि इन फ्यूचर एग्जाम के पेपर लीक ना हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, तो इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है। चेयरमैन नंदन नीलकर्णी, जैसे मैंने आपको बताया मेंबर कितने, तो 6 मेंबर की ये एक संस्था है। ठीक है, 6 मेंबर इसमें रहेंगे। एस सोमनाथ जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन है, ये मेंबर। तपन डेका आईबी के डायरेक्टर रह चुके हैं फॉर्मर। वी कमाकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर। अनीता करवाल फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुकी है। अमृत लाल मीणा लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है। तो ये 5 मेंबर हो गए, एक हो गए चेयरमैन नंदन नीलकर्णी। तो ये 6 लोगों की टास्क फोर्स बनाई गई है। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया, परीक्षा प्रणाली को पेपर लीक फ्री बनाना और अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना, ट्रांसपेरेंसी लाना और ऑल ओवर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेयर, सिक्योर और रिलायबल एक एग्जाम सिस्टम को डेवलप करना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। जेई नेट, यूजीसी नेट इनके एग्जाम्स ये कंडक्ट कराती है। अभिषेक सिंह इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक आयोग चर्चा में रहा है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ये चर्चा में रहा। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। संस्था की बात करेंगे कि ये क्या करती है, लेकिन अभी सुर्खियों में क्यों है पहले वो। अभी क्या हुआ है कि इसका एक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसका इनॉग्रेशन हुआ था नई दिल्ली में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, उन्होंने इसकी 60वीं जो फाउंडेशन डे था उस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रेशन सत्र था उसको संबोधित किया था। और ये जो सत्र है ना, इनॉग्रेशन सत्र इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो नई दिल्ली में रिसेंटली आयोजित की गई थी इस पर्टिकुलर संस्था की। ये जो संस्था है ना, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए कानून को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, इजी बनाना और ज्यादा फेयर बनाना और देशों के मध्य में सभी कानून को समान रखना जो कि ट्रेड से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल ऐसे ट्रेड लॉ को रेगुलेट करती है, इसको बनाने का काम करती है ताकि बॉर्डर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है वो आसान हो जाए, इन्वेस्टमेंट आसानी से एक देश से दूसरे देश तक जा सके, वो सारे काम ये संस्था देखती है। 1966 में इसका गठन किया गया था। यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी बॉडी है। 70 मेंबर इस संस्था में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 70 मेंबर की यह संस्था है। इसका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन, निकोलस ओटामेंडी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के फुटबॉलर है? निकोलस ओटामेंडी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। कहां के? अर्जेंटीना। इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि देखिए संभावना कम है कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमको, क्योंकि जस्ट अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है और उसके बाद किसी ने रिटायरमेंट लिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जेंटीना के डिफेंडर खिलाड़ी हैं निकोलस ओटामेंडी। इन्होंने 38 ईयर की एज में इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। अर्जेंटीना के लिए 17 साल का इनका इंटरनेशनल जो फुटबॉल करियर था वो अब खत्म हो गया। हालांकि ये क्लब फुटबॉल खेलते रहेंगे, पर इंटरनेशनल फुटबॉल से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अर्जेंटीना के लिए 139 मैचेस खेले हैं, 8 गोल किए हैं, तो रिकॉर्ड भी अच्छा है। और अब इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों से रिटायरमेंट ले लिया। अर्जेंटीना के डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी। ओके, सेंट्रल बैक डिफेंडर थे ये, अर्जेंटीना से आते हैं। उपलब्धियां यहां पर मेंशन कर दी है मैंने, पर आप यहाँ इनको याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। ओके, तो 28 जुलाई के करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए।
ओके। सारे कमेंट जो भी आपने कल किए थे सारे मैंने देखे। एक कमेंट ऐसा भी आता है सर थोड़ा लिख के पढ़ाओ, लेकिन लिख के पढ़ाने में देखो थोड़ा सा सेशन लंबा भी हो जाता है, आज आपको पता चल जाएगा, तो वो लंबा भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको फास्ट ले जाने के लिए, क्योंकि याद तो वैसे भी फैक्ट आपको हो ही जाते हैं, मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और जो हमारे क्वेश्चन है कल के सेशन को उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्या रसायन योजना को मंजूरी प्रदान की, इसका बजट कितना है? तो इसका बजट रखा गया है 3030 करोड़ रुपए। फिर नाडा द्वारा प्रोविजनल रूप से सस्पेंड किए जाने के बाद किस भारतीय जूडो खिलाड़ी को ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 से हटा दिया है? यह है अरुण कुमार। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो में हो रहे हैं स्कॉटलैंड में, इसमें भारत की जो मीराबाई चानू है ना, मीराबाई चानू, अभी हमने इनको कल डिस्कस किया था मीराबाई चानू को, इन्होंने हैट्रिक बनाई है, लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीता है। 2018 में इन्होंने गोल्ड जीता था, है ना, 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। इसके बाद 2022 में इन्होंने 2022 में जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता, और अब 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हुए हैं इसमें फिर से 48 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, मीराबाई चानू ने। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसलिंग की खिलाड़ी है, इंडियन रेसलर है, इनको याद रखिएगा। और हैट्रिक बनाइए, जब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो जाएंगे तो हम डिटेल में सारी मेडल टेली और जो जीत के आया है उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो गया था, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज ने भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कौन सा एकेडमिक सम्मान दिया? डॉक्टर होनोरिस कॉजा नाम का एक ये ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि है भारत के प्रेसिडेंट को दी गई। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है 27 जुलाई को। भारत सरकार ने किस ब्लूटूथ बेस्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप को हटाने का आदेश दिया? तो ये बिटचैट है। हाल ही में गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया कहां पर? वाराणसी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए नए विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो यह पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में संशोधन करेगा। भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब किस जगह पर बनाया जाएगा? तो यह अमरावती में बनाया जाएगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का जो अवार्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो गए, है ना, सब यहां पर हमने डिटेल में इनको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं लास्ट डे के जो करंट अफेयर के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके आंसर। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का विकास किस संस्था ने किया है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। भारत में जन धन योजना, देखिए 1944 में स्थापना हुई थी, काम करना शुरू किया था 1945 में, कंफ्यूज मत होना। भारत में जन धन योजना का शुभारंभ 2014 में किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। लगातार लगभग स्टूडेंट बढ़ गए हैं कमेंट करने वाले, आप सभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, सारे कमेंट में देखता हूं और जो भी आपके सजेशन रहते हैं वो भी देखता हूं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।